लाइफ पार्टनर्स कैसे चुने? क्या ट्रेडिशनली मीटिंग से एक दो बार में समझा जा सकता कि वो उपयुक्त साथ होगा, या यह एक प्रोसेस है जिसमें से होकर गुजरने से ही पता चल सकता है? हालांकि उसके बाद समझने जैसा कुछ बचता नहीं, तो ये चुनाव कैसे करें? एक साधु के पास बहुत सारे लोग आते थे यह पूछने के लिए कि वह कैसे संबोधि को प्राप्त हुआ, कैसे उसके अंदर जीवन को लेकर के वह अंतिम समझ विकसित हुई। धीरे धीरे उसका नाम बहुत दूर दूर तक फैल गया। सुदूर किसी देश से एक व्यक्ति उसके पास मिलने आया जो लगभग बूढ़ा हो चुका था। उसने उसके पास आकर के यह प्रश्न किया कि मैंने सुना है कि एक व्यक्ति के पास जो कि संबोधि को उपलब्ध थे, उनके आसपास की घास और वृक्ष ये तक भी संबोधि को उपलब्ध हो चुके थे। इस बात की मैं पूरे अपने जीवन में जांच पड़ताल की, लेकिन इसका रहस्य मैं समझ नहीं पाया हूं कि भला कैसे वृक्ष और घास की पत्तियां वे संबोधि को उपलब्ध हो सकती हैं। उस साधु ने उस व्यक्ति से कहा कि पहले आप खुद संबोधि को उपलब्ध हो जाओ, फिर आप जान लोगे कि कैसे घास और वृक्ष ये संबोधि को उपलब्ध होते हैं। संबोधि या वह आत्यंतिक समझ जहां भी घटती है, वहां कुछ भी ऐसा शेष नहीं बचता है जो प्रकाशित नहीं है। अस्तित्व का या उस अखंड जीवन का, जिसे हम संबोधि के जीवन का होना कहते हैं, उस संबोधि के जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि अप्रकाशित है। कण कण, पत्ता पत्ता, हर वृक्ष, प्रकृति, जीव जंतु, यह सब हमारी परिभाषाएं हैं। इन सब को हमने अलग अलग खंड खंड करके देखा है। हम ऐसा समझते हैं कि संबोधि की जो घटना है वह किसी व्यक्ति विशेष के भीतर घटने वाली घटना है, जबकि ऐसा हो सकता है कि संबोधि व्यक्ति की निजता का समापन है, और वह जो भ्रम है, वह जो विभ्रम है, जो वह प्रमाद है, वह अलग थलग व्यक्तित्व का पर्याय है। जहाँ पर भी व्यक्ति अलग थलग होता है, वहाँ पर यह प्रमाद की जो भाषा है वह जगह लेती है, और साथ ही साथ प्रमाद का जीवन जगह लेता है। प्रमाद जब टूटता है तो प्रमाद के टूटने के साथ ही व्यक्ति का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, और जहाँ पे अलग थलग कोई अस्तित्व नहीं है, वहाँ पर संबोधि है। वह संबोधि अखंड है, अटूट है, अपरिमेय है, अपरिभाष्य है। उसको हम यूं कह सकते हैं कि एक संबुद्ध या एक संबुद्ध दशा के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि संबुद्ध नहीं है। यहाँ तक कि घास का तिनका या वह वृक्ष जिससे हम अलग थलग वृक्ष समझते हैं। अपने जीवन में हम कैसे सही पार्टनर का चुनाव करें, कैसे सही जीवन साथी का चुनाव करें, और कैसे
वह क्या विधि है जिससे हमारा जीवन सहज और सुचारू रूप से प्रेम पूर्ण होकर के जिया जा सकता है। उससे पहले क्या यह उपयुक्त नहीं होगा कि हम इस बात की जांच पड़ताल कर लें कि कैसे हम हैं, हमारा होना क्या है, हमारा जीवन क्या है, हमारा संबंध क्या है, वह क्या संरचना है जिसे हम जी रहे हैं। इसके पहले हम संबंधों में अपने जीवन साथी को बनाएं, अपने जीवन साथी को तय करें। हम यह पता लगा लें कि हम क्या हैं, वास्तव में क्या हम जीवित संरचना से हैं, यानी क्या जीवन के लिए किसी साथी की ज़रूरत है, ऐसे साथी की जैसा हमारा चित्त हमें सुझाव देता है कि जीवन जीने के लिए किसी न किसी साथी की ज़रूरत है, जो हमारे सारे शास्त्र, सारी नीतियाँ, हमारे सारे आदर्श हमको सिखाते हैं। हमारी सारी संस्कारग्रस्तता इसी के इर्द गिर्द बुनी जाती है कि जीवन जीने के लिए साथ किसी का सुनिश्चित रूप से हो जाना आवश्यक है। तो सबसे पहले किसी साथी के अपने जीवन में अपनी संस्कारग्रस्तता, अपनी बनावट, अपनी सोच, अपनी सुविधा के अनुसार तय करने से पहले हम थोड़ा यह तो समझ लें कि वह कौन है जिसे जीवन साथी की आवश्यकता है, और वह कौन सा जीवन हम जीने जा रहे हैं जो जीवन साथी के साथ जिया जाएगा। इसमें जब हम थोड़ा साथ साथ चलते हुए भीतर प्रवेश करते हैं तो ये एक बात यह हाथ में आती है कि हम अकेले हैं। हमारा अपना होना, निपट होना, वह अलग थलग का होना है जिसमें अकेलेपन का एहसास है। उस अकेलेपन के एहसास के कारण हम किसी जीवन साथी को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, जिससे वह हमारा जो अकेला होना हो वह न पता चले। साथ ही हम अपनी बनावट, अपनी रुचि, अपने संस्कार के अनुरूप व्यक्ति को चुनना चाहते हैं। वह व्यक्ति जो विषमलिंगी हो, जो हमारी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा कर सके, वह व्यक्ति जिसका स्वभाव हमसे मिलता जुलता हो, जिसकी रुचियां हमसे मिलती जुलती हो, जो हमारी आर्थिक हैसियत के अनुरूप हो, जो हमारी सामाजिक हैसियत के अनुरूप है। इन सारे तरह तरह के मानदंडों के आधार पे हम उस व्यक्ति को तय करते हैं जो हमारे साथ चलने वाला है। और हमको कभी भी यह ख्याल नहीं आता कि जो परिपाटी संबंध की, जो परिपाटी जीवन की हम जीने वाले हैं, जिसे हम प्रक्षेपित कर रहे हैं, जिसकी हम कामना कर रहे हैं, वह बुनियादी रूप से गलत धरातल पर भी हो सकती है। क्योंकि वह जो जीने जा रहा है, जो इस तरह के संस्कारित संबंधों में, इस तरीके के कृत्रिम संबंधों में जिसे इंसान ने रचा है, उन संबंधों को वह जो अपने अंदर लिए कामना कर रहा है कि जिएगा, हो सकता है कहीं वही संस्था झूठ न हो, कहीं ऐसा न साबित हो जाए भविष्य में कि जो जीने चला था वही कृत्रिम था, वही बनावटी था, और उसके अंदर उस तरीके से जीने के लिए, उस तरीके से संबंध निभाने के लिए उसको सम्मोहित किया गया था, उसको इस तरह के सुझाव दिए गए थे। और इस सुझाव में यद्यपि जीवन टकराता है, दो व्यक्ति के अलग अलग संस्कार हैं, अलग अलग बनावटें हैं, और अगर संस्कार और बनावट बिल्कुल भी समान हो जाए तो भी वह अंदर मैं का एहसास है जो कि अलग करता है, और उस अलग करने वाले मैं के एहसास के कारण कभी भी संबंध सम्यक नहीं होंगे और साथ चलना सम्यक नहीं होगा। तो यह
यह जो हमारे अंदर हमको सिखा करके, समझा करके, हमको संस्कारित करके जीवन का यह जो हमारे अंदर प्रारूप तय किया गया है, संबंधों का ढंग तय किया गया है, जिसे हम संस्थागत संबंध कहते हैं, जिसे हम संस्थागत जीवन कहते हैं, जो हम आप जी रहे हैं, इसकी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं कि यदि यह जीवन सही है, यह जीवन सम्यक है, तो फिर जिस संबंधों की हम कामना कर रहे हैं उसमें हम पता लगा सकते हैं कि कौन जीवन साथी हमारे अनुरूप ठीक होगा, कौन ठीक नहीं होगा। और उसका भी हम पता लगा सकते हैं कि जीवन साथी का चुनाव कैसे करें कि हमारे जीवन के लिए वह जीवन साथी सर्वथा उपयुक्त साबित हो। अब बात जब आती है अपनी जांच पड़ताल की, तो क्या यह बात साफ नहीं है कि जिस परिवार में हम पैदा हुए हैं, जिस परिवार की मान्यताओं को हमारे अंदर पिरोया गया है, जो संस्कार हमारे अंदर डाले गए हैं, जो किताबें हमने पढ़ी हैं, जिस तरह की संस्थाओं में हमने अपने को पाया है, वे सारी संस्थाएं हमारे जीवन का निर्माण की हुई हैं। और जीवन जो वास्तविक जीवन है, जो संस्कारों द्वारा, मनुष्य की बुद्धि द्वारा निर्मित जीवन नहीं है, वह सदा ही उसमें कुलबुलाता है, उसमें वह घुटन महसूस करता है। एक विराट आकाश को, वह जो पंछी अनंत आकाश में पंख पसार करके उड़ सकता है, उसको ये सारे संस्कार, सारे विचार इस तरीके से सीखचों में कैद करते हैं उसके जीवन को, जिसमें उसका जीवन बिल्कुल ही तरस करके, बिल्कुल ही कुचल करके रह जाता है। अगर यह बात हमारे सामने स्पष्ट है, यह तथ्य हमारे सामने साफ साफ हम देख सकते हैं कि यह जो सामाजिक संबंध हैं, यह जो अपने जीवन साथी के साथ ही हम जी सकते हैं, ऐसी हमारे अंदर धारणा है, जो हमारे अंदर इस बात को बार बार हमको सुझाव दे करके तैयार किया गया है कि जीवन के लिए एक साथी का, एक मित्र का होना जरूरी है। उससे पहले यदि हमने यह देख लिया कि हम जो इन सारी सिखावनों से पहले हैं, इन सारे संस्कारों से पहले हैं, उस जीवन को वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है इस तरीके के संस्कारित संबंधों की। उसको इस बात की तो आवश्यकता है कि कैसे कंप्यूटर चलाया जाए, कैसे साइकिल चलाई जाए, कैसे भोजन किया जाए, लेकिन जहाँ पे वास्तविक जीवन जिया जा रहा है, वहाँ पर इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि कोई साथी हो। साथ ही यह जो हमारे अंदर मैं का एहसास डाला गया है, उस मैं के एहसास की भी कोई आवश्यकता नहीं है जीवन के लिए। इस समूचे अस्तित्व में कहीं भी मैं नहीं है, सिवाय हम इंसानों के अंदर इस सम्मोहित संस्था को जो पिरोया गया है, इसके अलावा। यहां तक अगर हम साथ साथ चल रहे हैं कि सामाजिक संबंधों का और साथ ही साथ विशेष तरीके के से जीवन जीने को यह हमारे अंदर पिरोया गया है, हमारे अंदर थोपा गया है, इसको हमारे अंदर संस्कारित संरचना के आधार पर डाला गया है, तो इतनी बात स्पष्ट हो जाती है कि वह जीवन क्या है जो संस्थाओं से, जो संस्कारों से मुक्त है। उसकी हम पड़ताल कर लें, उसका हम पता लगा लें, उसके बाद यह तय करना अपने आप आ जाएगा हमें कि संबंध क्या है, किस तरीके से हम जीवन में संबंधों को समझें, संबंधों को जिएं और उसमें सम्यक आचरण करें। यदि हम ठीक से देखें, यदि हम ठीक से पता लगाएं, तो एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है, उसके पास कोई मैं नहीं होता, उसके पास कोई मन नहीं होता, और बचपन से ही उसको इस बात की शिक्षा दी जाने लगती है कि तुम्हारी अलग थलग एक सत्ता है, तुम्हारे अंदर जो चलने वाला मन है वह तुम्हारा जीवन है।
और अब हम जब यहाँ पर इस बिंदु तक पहुँच गए हैं कि यह जो अलग थलग का बोध है मैं का, और साथ ही साथ इस बोध को निर्माण करने वाला जो मन है वह एक कृत्रिम चीज है, तो अभी हम उस कृत्रिम चीज को कैसे देखें, कैसे उसके प्रति उपस्थिति हो कि वह पूरी कृत्रिम संरचना हमारे प्रकाश में आ जाए, जीवन के प्रकाश में आ जाए, और प्रकाश में आने के साथ ही साथ वो उसका अवसान हो सके, उसको एक तरफ सरकाया जा सके। और जहाँ पर उसको यदि हम उसको एक तरफ सरकाने में सफल हो जाते हैं तो फिर वह जीवन पता लगाना कठिन नहीं होगा कि सम्यक संबंध क्या है। उसी तरीके से जैसे कि अभी हमने इस छोटी सी कथा में यह देखा कि वह व्यक्ति आजीवन बूढ़ा होने तक उसने यह पता लगाया कि घास और वृक्ष कैसे संबोधि को उपलब्ध होते हैं, लेकिन जब वह उस साधु के पास गया तो उसने बताया कि घास और वृक्ष को की संबोधि की कला को, संबोधि की जो कीमिया है उसका पता लगाने से पहले क्यों न तुम संबुद्ध हो जाओ, फिर हो सकता है कि तुम इस बात को जान जाओ कि कैसे घास और वृक्ष संबोधि को उपलब्ध होते हैं। ठीक उसी तरीके से यदि हमने अपने अंदर उस संरचना का पता लगा दिया जो कि आयोजित नहीं है, जो कि हमारे ऊपर आरोपित नहीं है, जीवन के संबंधों के उस ढंग का हमने पता लगा लिया जो संस्कारित नहीं है, जिसको मन ने, जिसको हमारे आसपास की परिस्थितियों ने हमारे अंदर डाला नहीं है, तो फिर हमको उस चीज का पता लगाने में जरा सा भी कठिनाई नहीं होगी कि सम्यक संबंध क्या है, सम्यक जीवन क्या है, जैसे उस व्यक्ति ने पता लगा लिया होगा। यानी जैसे वह व्यक्ति जो कि पहले यह सोच रहा था कि कैसे घास और वृक्ष इनलाइटेंड हुए, उसका जो पता लगा रहा था, उसने अपने जीवन पर काम किया और वो स्वयं पहले इनलाइटेंड हुआ। खुद जब वो इनलाइटेंड हो गया तो उसे पता चल गया कि घास और वृक्ष कैसे इनलाइटेंड होते हैं। ठीक उसी तरीके से यदि हमने अपने जीवन को देखा, अपने जीवन की उस कृत्रिमता का अवसान किया जो कि हमारे ऊपर आरोपित की गई है, हमको पता चल जाएगा कि वास्तव में जीवन और संबंध जो कृत्रिम नहीं है, जो ऊपर नहीं डाला गया है, उसके बिना जीवन क्या है, और हम उसमें व्यवहार करना सीख जाएंगे। व्यवहार कैसे करना है उसका पता चल जाएगा। पर हम वह नहीं चाहते हैं। जब हम ये सवाल उठाते हैं तो इस सवाल उठाने वाले ने यह सोचा भी नहीं होगा कि यह सवाल इतने गहराई में भी उतर सकता है। हम क्या सोचते हैं, जो हमारा अभी स्थापित ढर्रा है जीवन का, वही स्थापित ढर्रा कैसे सुचारू रूप से चले। वह ऐसा ही है जैसे कि एक अंधा व्यक्ति यह पूछने जाए वैद्य से कि मैं और कैसे कुशलता से टटोल सकता हूँ, मैं टटोलने की विधि को, टटोल कर चलने की विधि को, आकलन अनुमान लगा करके पता लगाने की विधि को कैसे और भी ज़्यादा परिष्कृत कर सकता हूँ। वह कभी ख्याल भी नहीं उसको आता, उस अंधे व्यक्ति को, कि आंखें भी हो सकती हैं। यदि हमारे पास आंखें हैं, यदि हमने सम्यक रूप से जो कृत्रिम संस्थाएं हैं उनकी व्यर्थता को समझा है, हमारे ऊपर जो आरोपित संस्कारित जीवन का एक सांचा है, एक प्रारूप निर्मित किया गया है, उसकी व्यर्थता को, कृत्रिमता को, मिथ्यत्व को समझा है, फिर हमारे पास इस समझ के साथ जो मनुष्य निर्मित नहीं है, जीवन जीने की कला अपने आप होगी। यानी हम संबंधों में होंगे, हम व्यवहार करेंगे, हम अगर किसी स्त्री के साथ, किसी पुरुष के साथ हैं तो उसी के साथ रहेंगे, लेकिन हमारे द्वारा उसके प्रति संबंध जो है वो संस्थागत नहीं होगा। एक तरफ वह संस्थागत नहीं होगा, एक तरफ वह कृत्रिम नहीं होगा, एक तरफ वह आरोपित नहीं होगा, संस्कारों से मुक्त होगा, दूसरी तरफ उस
उस जीवंत, उस प्रज्ञापूर्ण, करुणापूर्ण, उस असंस्कारित प्रेम के द्वारा, वह प्रेम के द्वारा संचालित या प्रेम के द्वारा प्रवाहित संबंध का वहां पर आवाहन रहेगा, उसके लिए वहां पर द्वार रहेगा, जिससे यह समूचा अस्तित्व चल रहा है, जिससे इस पूरे समूचे अस्तित्व की संरचना प्रवाहमान है, जिससे बादलों में पानी है, जिससे फूलों में गंध है, जिससे हम आप जीवन पाए हुए हैं, उस प्रज्ञा से, उस करुणा से वहां पर वह जीवन प्रवाहित होगा। उन्हीं संबंधों में, उन्हीं व्यक्तियों के बीच में एक ऐसा अभिनव जीवन का ढंग, एक ऐसे अभिनव संबंध का रस हमारे जीवन से प्रवाहित होगा जो इस कृत्रिम संरचना से बाहर है। इस कृत्रिम संरचना जिसको हम जानते हैं, सारी दुनिया में कम से कम 3-4 अरब जोड़े हैं, लेकिन अगर संबंधों की सम्यकता का हम अगर परीक्षण करें तो कहीं भी अति मुश्किल है कि कहीं सम्यक रूप से संबंध संचालित हैं। अंतहीन कलह है, अंतहीन पॉजिटिवनेस है, अंतहीन द्वंद्व है, मनमुटाव है, पीड़ा है, कुंठा है, दुख है, उन सारी चीजों के बीच में संबंध दम घोट रहे हैं। लेकिन हमारी संस्कारग्रस्तता ऐसी है कि हम उन्हीं माध्यमों से जीने को संबंध समझते हैं। और यदि हमने यह किया, यह पूरी संरचना को समझा एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में, और इस कृत्रिम संरचना के आधार पर बनाए गए संबंधों को, बनाए हुए जीवन को एक आग के अंगारे की तरह छोड़ दिया, और साथ ही उस संबंध के ढंग को, उस जीवन के ढंग को, उस जीवन कला को अपने जीवन में जगह दे दी, तो यह पूरी जो कृत्रिम संबंध की संरचना है, इसका पूरी मनुष्य चेतना पर गहरा, इसके अंत का पूरी मनुष्य चेतना पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उसके अंदर एक ऐसी कला विकसित होती है जो संबंध और जीवन के क्षेत्र में कृत्रिम नहीं है।